रेखा जी से निवेदन करूंगा जो चंद्रनगर वार्ड की प्रत्याशी हैं। भाई जी कैमरा फोन नीचे कर लो भाई जी। मैं बुरा भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अरे भाई साहब पीछे हो जाओ, भाई साहब पीछे हो जाओ। भारत माता की मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। जितने भी लोग खड़े हैं फंक्शन हो रहे जहाँ जगह मिले बैठ जाए, सभी बैठ जाए। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देवभूमि में जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत से भाजपा की पुनर्सत्ता कर दी है, ऐसे पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे दोनों प्रत्याशी बहन रेखा रावत जी और गुलाब सिंह जी, जिले के महामंत्री संजय त्यागी जी और गुलाब सिंह जी हैं, मंच पर नोएला जी, उपस्थित सभी मंडल के अध्यक्ष राजन जी, राजेंद्र तिवारी जी, सभी उपस्थित बंधुओं, आज हम 4 तारीख की होने वाले निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी, भाई शांति रखिए, भाजपा प्रत्याशी रेखा रावत जी के लिए आपका बहुमूल्य वोट मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी आपसे अपील करने आए हैं। देवतुल्य कार्यकर्ताओं, ये बड़ा परीक्षा का विषय है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये नाली खरंजे का चुनाव नहीं है, ये देश की परीक्षा का चुनाव है। देश में जहाँ एक तरफ मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, दूसरी तरफ दिल्ली में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले झूठे भरे भी मुख्यमंत्री की परीक्षा है। परीक्षा में आप किसको पास करोगे, ये 4 तारीख को आपको तय करना है। मुख्यमंत्री ने बहुत सारे वादे किए थे, मेरी बुराई की जनता आज देख रही है, मैं ज्यादा नकारात्मक भाषण नहीं देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था दिल्ली में मैं सत्ता में आऊंगा, 2 साल के अंदर यमुना को इतनी स्वच्छ बना दूंगा, यमुना में परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, 9 साल हो गए, यमुना ना रहकर नाला बन गई। मेरे जो भाई छठ पूजा करते हैं, एनजीटी ने उनको भी मना कर दिया, इस पानी में मत जाइए, पानी दूषित है, आपकी चमड़ी खराब हो जाएगी, आपको बीमारियां लग जाएंगी। शर्म नहीं आई मुख्यमंत्री को। फिर कहने लगा 2015 में कर दूंगा, फिर कहने लगा 2020 में कर दूंगा, फिर 2022 में जा रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, दिल्ली के सिविल लाइन का बुरा हाल है, टीटीसी में नई बसों की हालत खराब है, स्कूलों में टीचर नहीं है, आजकल स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, अस्पतालों में कर्मचारी नहीं है, सिटी स्कैन मशीनें नहीं है। एक ऐसी चीज मुख्यमंत्री बता दे, क्या बताता है, मेरे स्कूल विश्व स्तरीय है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, एक मंत्री का बच्चा दिल्ली के स्कूल में पढ़ता हूँ सरकारी में, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक मंत्री, एक विधायक दिल्ली के किसी भी स्तरीय अस्पताल में इलाज करता हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप जाते हैं बेंगलुरु में, आप जाते हैं मैक्स में, आप जाते हैं फोर्टिस में, दिल्ली की जनता को मरने के लिए उन आवास अस्पतालों में छोड़ देते, न दवाएं हैं, न डॉक्टर है, न बेड है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। बंधुओं, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, एक तरफ मेरा प्रधानमंत्री है, जब कोरोना में मुख्यमंत्री छिप कर बैठ गया था, दिल्ली की जनता को 2 साल तक मुफ्त का राशन, जिस व्यक्ति ने फ्री गरीब की चूल्हा जल जाए, बहन का चूल्हा जल जाए तो चिंता की, वो मेरा प्रधानमंत्री था। आप उत्तराखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, गांव गांव में शौचालय, घर घर में शौचालय, घर घर में गैस का कनेक्शन, हर गरीब के लिए मकान, गरीब के लिए फ्री 5 लाख का बीमा, इलाज के लिए क्या नहीं दिया मेरे प्रधानमंत्री ने? सड़कों का जाल बिछा दिया। दिल्ली उस 5 लाख से भी वंचित है, तो क्या आप गलती कर चुके हैं? दिल्ली का गरीब उस मकान से भी वंचित है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मध्य प्रदेश में
4 लाख लोगों को, यूपी में 6 लाख लोगों को मिला है। और एक ही अपील करने आया हूँ, जो ज्यादा समय नहीं दूंगा, एक ही अपील करूंगा, 10 दिन मेहनत करके इस रेखा रावत को आप खरीद सकते हैं। इसकी आंखों में देखिए कितनी गरीब महिला है, इसके पास स्कूटर साइकिल नहीं है, 11 नंबर की सवारी करती है। इसका एक ही प्रण है, मैं सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूँ। ऐसी गरीब नेत्री को, जो गरीब नेत्री हम जमीनी कार्यकर्ता थी, उसको टिकट दिया है। आपसे 10 दिन में इसके लिए काम करके इसको खरीद लीजिए। एक एक व्यक्ति से जाकर परिवार में, रिश्तेदार से, मित्रों से, पड़ोसी से, जानकार से एक ही अपील करना, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना, मोदी जी के काम को दिल्ली की जनता की मोहर लगवाना, केजरीवाल जैसे निकम्मे को, जिससे दिल्ली की जनता को शिकायत चलाए, उसको सबक सिखाना है। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संसदीय वार्ड की निगम प्रत्याशी बहन रेखा रावत जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। रेखा रावत जी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत। भाई कौन पीछे का लेना है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष भाई मोहन गोयल जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और महामंत्री हमारे श्री गुलाब सिंह राठौर जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और दिल्ली प्रदेश बड़े भाई गौरव खारी जी का भी स्वागत करती हूँ। और विधानसभा प्रभारी हमारे बड़े भाई राजेंद्र तिवारी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। मंडल अध्यक्ष हमारे राजेंद्र त्रिपाठी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे निगम पार्षद बड़े भाई कस्तूरबा बलोदी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। मेरे दोनों महामंत्री बड़े भाई मोहन बिष्ट जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और दूसरे भाई मेरे विजय प्रताप भाई साहब, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और आप सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक अंत्योदय जो हमारा पार्टी में है, अंत्योदय एक आखिरी पंक्ति वाले को मेरे भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई और मेरे बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कमल का बटन दबाने की, क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि गरीब जरूर हूँ, पर मैं पब्लिक के लिए, समाज के लिए करना चाहती हूँ, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि एक सोच, जब जिसके अंदर सोच होती है ना, तो अच्छा करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी ने, चाहे वो मंडल हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, सबने मेरा साथ दिया। उनके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं एक ऐसी पार्टी से आती हूँ जो कि आज देश के लिए काम कर रही है, अपने समाज के लिए काम कर रही है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रही है और अपने धर्म भी बचा रही है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज जाग जाओ, क्योंकि जागने का समय है। आज नहीं जागोगे तो आप 10 साल बाद बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि आपके माध्यम से आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरे ईश्वर है, आप ही जनता जनार्दन है जो इस कुर्सी में बैठाती है। उनको मैं बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। और कहना चाहती हूँ भाई कि 4 तारीख को इलेक्शन है, कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है, दिल्ली को भी बचाना है। आज एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा में हम जीतेंगे और हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। क्योंकि झूठे वादे से लोग उन्होंने झूठे वादे तो करे थे, पर उस पर खरे नहीं उतरे। तो भाई और बहनों, मेरे भारतीय जनता पार्टी को, वो पार्टी नमन करती हूँ मैं अपने पार्टी पे,
जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और ये और पार्टी में नहीं होता, और पार्टी में करोड़ों में टिकट बेचा जाता, यहाँ नहीं। मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया। मेरे पार्टी, मेरे संगठन सब पैसा लगा रहा है। मेरे भाई और सामाजिक लोग में चंदा लगा के मुझे उठा, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और काम करूंगी। जज्बा होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो है, मुझे कुछ करना है अपने। मैं देखो उस चीज से गुजरी हुई हूँ मैं, और मैं करना चाहती हूँ अपने समाज के लिए, उन गरीबों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सार्वजनिक नहीं कहूंगी क्योंकि चुनाव है। अब मुझे उन मुद्दों पे काम करना है, अपने महिलाओं के लिए काम करना है। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करती हूँ। वो आज आए और मेरा हौसला बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे मध्य में विनय कहेला जी, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड से पधारे हैं। मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं कि भाई जी को कि अपनी बात रखें, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मित्रों, भाई और बहनों, बस मुझे तो एक ही बात कहनी है कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी। तो जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। मित्रों, भाइयों, बहनों, सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और हमारी बहनें, भाइयों, सीधी बहुत सरल भाषा में बात करता हूं। जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको अपना गांव याद आता है ना। आपको लगता है गांव के अंदर खेत खलियान सुव्यवस्थित है, पशु चारा सब ठीक है ना, दवाई मिल रही है ना, है ना, वहां पटवारी दुखी तो नहीं कर रहा, और पुलिस वाले आए तो गांव में कोई घटना तो नहीं हो गई, किसके लड़के को पकड़ ले गए, कोई चोरी चपाटी तो नहीं हो गई। गांव से नीचे जब शहर में आते हैं तो वहां से सामान ले जाने की सड़क ठीक है नहीं है, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पहले तो लाल दवाई कांग्रेस के जमाने में नहीं मिलती थी, अब तो बढ़िया सब फटाफट हॉस्पिटल खुल के बहुत सुविधाएं हो गई। तो मोदी जी ने कल्पना की कि ये सब हो, लेकिन करे कौन? तो आज पुष्कर धामी जी ने ये सब करके दिखाया। बोलो, दिखाया नहीं दिखाया? आप गांव में जाओ, शुरुआत यहीं से होती है दिल्ली से, तो फराटेदार सड़क चौड़ी है नहीं। मोदी जी ने कहा पुष्कर जी सड़क बनाओ, पुष्कर धामी जी दिन रात लग के आपका 10 घंटे के रास्ते को काट के 5 घंटे पे ले आए गांव तक जाने का। अब देखो बोल रहे हैं ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धामी जी को, 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 जय श्री राम। तो सड़क आपके ऋषिकेश पहुंच गई। मैं एक उदाहरण देकर ऋषिकेश से चालू करता हूं। और अब ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ जी जाना हो तो सड़क फराटेदार। मोदी जी की कल्पना थी वहां तक हम आराम से जा रहे हैं ना, लेकिन आगे गांव की सड़क कैसे बने? एक सड़क 30 लाख से करीब एस्टीमेट आता है उसका। पैसे की व्यवस्था कैसे हो, राज्य का वित्तीय प्रबंधन कैसे सीधा करें? अगर शराब सस्ती कर देंगे तो वित्त कोई भी बढ़ा ले। पैसा इकट्ठा करना हो सरकार को तो शराब सस्ती कर दो, गली गली में शराबें खोल के दुकानें, पैसा इकट्ठा हो जाएगा सरकार के पास, जो यहाँ केजरीवाल जी ने किया है। लेकिन धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि राज्य के अंदर शराब को कम करके और वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाकर गांव की सड़क, कोने कोने की सड़क, और अब तो आपने देखा होगा पार्कों की व्यवस्था भी की जा रही है, चौराहों को सुधारा जा रहा है, अस्पतालों के अंदर दवाई व्यवस्थित की जा रही है, थानों की सफाई शुरू हो गई। वरना वहां जाओ थाने के अंदर तो गंदगी का भंडार मिलता था, कोई तहजीब से बात नहीं करता था। अब थाने के अंदर जाओ, शिष्टाचार से आपको बिठाएंगे, पूछेंगे। तहसील के अंदर जाओ तो आप देखोगे पूरे उत्तराखंड के अंदर महिला पुलिस अधिकारी, एसएसपी, डीएसपी, सीओ
एसडीएम, इतनी अधिकारी जो है अनेक अनेक पदों पे काम कर रही हैं। वातावरण बहनों बदल चुका है भाइयों। अब वो उत्तराखंड नहीं रहा जो पहले उत्तराखंड कैसे समझते थे, अम्बेसडर कार। कैसी कार? अम्बेसडर कार। आगे से बैटरी ठीक करो तो पहिया का पीछे लूज हो गया, इधर से ठीक करो उधर खराब हो गया, गाड़ी ही नहीं चल के देंगे। लेकिन पुष्कर धामी जी के हाथ में ड्राइविंग आई तो गाड़ी कौन सी हो गई? किया हो गई ना। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर सारी व्यवस्थाओं में इतना भयंकर बदलाव आया है। पिछले 1 साल के अंदर सब समस्याओं को खत्म करके पुष्कर धामी जी ने आपके अंदर एक नए निर्माण का उत्तराखंड सौंपा है। और अभी 5 साल में आप देखना कि आप जब उत्तराखंड में जाएंगे तो कहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बार आप अपने घर साल भर में जरूर जाइए, वहां देख आइए, सुझाव मुख्यमंत्री जी को दीजिए, सीधा मुख्यमंत्री जी सुझाव आपसे लेते हैं। मित्रों, इसी अभिवादन के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुनिए, जिनके लिए आप इस इंतजार से बैठे हैं। पुष्कर जी को जय श्री राम, पुष्कर जी को जय श्री राम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, अविलंब उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि हम उन्हें सुने और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव की इस संत नगर और मुकुंदपुर वार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं और संत नगर वार्ड से हमारी बहन, जिसको अभी आप सब लोग यहाँ से सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित और बहुत सीधे शब्दों में आप सबके सामने अपनी बात रखी। संत नगर वार्ड से प्रत्याशी बहन रेखा रावत जी और मुकुंदपुर वार्ड से हमारे बहुत ही सहज सरल प्रत्याशी भाई गुलाब सिंह राठौर जी, अभी उत्तराखंड से हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, जो हर समय हर चुनाव में दिल्ली और यहाँ समन्वय करते हैं, आदरणीय विनय रोहेला जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहन गोयल जी, मंडल अध्यक्ष राजन त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री श्री संजय त्यागी जी, कस्तूरबानंद ब्लोटी जी, हमारे भाई गौरव खारी जी, यहाँ के पूरे जो है वो देखते हैं, हमारे बचपन के साथी हैं, बहुत पुराने, और किसान मोर्चा के सतेंद्र त्यागी जी, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, हमारे दीपचंद्र पाठक जी, श्री संजीव जी, गोपाल मिश्रा जी, डॉक्टर सुमन शर्मा जी, जिला संचालक माननीय जिला देवेंद्र जोशी जी, एवं यहाँ पर इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर हमारे सभी युवा भाइयों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर मेरा बहुत ही जोरदार तरीके से मेरा स्वागत किया। आप सब लोगों ने, मैं भी आपको देवभूमि उत्तराखंड से मैं आया हूँ, वहाँ का मुख्य सेवक होने के नाते देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से आपको हमारे संत नगर, मुकुंद नगर, इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ मैं बहुत बार पहले भी आया हूँ, बहुत सारे चुनाव में जब त्यागी जी खड़े हुए थे, हमारे
श्री कृष्ण त्यागी जी, उस समय के चुनाव में भी मैं यहाँ पर चुनाव प्रचार में आया था। आप सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से तब भी भेंट हुई थी यहाँ पर। इस सभा में उपस्थित सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव बहुत बड़ा इस दिल्ली का भाग्य तय करने वाला है। और इस चुनाव से जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे, अभी हमी रेखा जी बोल रही थी, एक तरफ वो लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केवल और केवल काम करना चाहते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल झूठ बोला है, जिन्होंने केवल फरेब किया है और लोगों को केवल भरमाने का काम किया है। एक भ्रमजाल उनका बना हुआ है। ये दिल्ली का चुनाव उनके भ्रमजाल को तोड़ने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मैं अभी आज यहां आने से पहले एक बहुत बड़े टेलीविजन के कार्यक्रम में गया हुआ था। वहां लोग मुझे पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है डबल इंजन के कारण से। मैंने कहा निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है और हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। आने वाले समय में आप सब लोग जितने दिल्ली में रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो लोग दिल्ली से देहरादून जाते ही रहते हैं, उत्तराखंड जाते ही रहते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के होंगे, जो दिल्ली के होंगे या किसी और राज्य से आकर दिल्ली में रह रहे होंगे या दिल्ली के ही रहने वाले होंगे, वो अगर हम उत्तराखंड जाएंगे तो वो हवाई यात्रा नहीं करेंगे, वो हवाई जहाज से नहीं आएंगे। जो बड़े लोग हैं वो भी, जो केवल हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वह भी आने वाले समय में सड़क से ही जाना चाहेंगे। जानते हैं क्यों? अगर हम हवाई जहाज की दिल्ली से देहरादून की यात्रा करेंगे, गुलाब भाई, रेखा बहन, अब तो हवाई जहाज का तो टिकट मोदी जी के समय में कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोग सब लोग रोड से ही जाना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने की जो दूरी है वो केवल पता कितनी देर में तय हो जाएगी। यहां से देहरादून आप लोग केवल 2 घंटे में पहुंच जाओगे, एलिवेटेड रोड मिल रही है। यह है डबल इंजन का कमाल। केदारनाथ भगवान पर आप सब लोगों की आस्था है। बाबा केदार में 2013 में आपदा आ गई, बड़ी आपदा आ गई और पूरा परिसर जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया। जानते हैं, बाबा केदार ने उस परिसर को बनाने का काम भी किसी और को नहीं सौंपा। उन्होंने इस काम के लिए भी किसी को चुना, तो अपने परम भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। आज केदार भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। 4 धाम जाने के लिए पहले ऋषिकेश से अगर यात्रा शुरू करते थे लोग, तो उनको 3 दिन 4 दिन लग जाते थे बद्रीनाथ पहुंचने में। आज ये दूरी केवल 6 घंटे 7 घंटे में पूरी की जाती है। यह है डबल इंजन की सरकार। इसी प्रकार से आने वाले समय में केदारनाथ जो लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, बड़ी कठिन यात्रा होती है। वह कठिन यात्रा भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से बहुत सरल होने वाली है। और वहां केबल कार लिफ्ट योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने इस बार कर दिया है। गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ तक आप सब लोग जो भी यात्रा करना जाएंगे, केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं, भगवान केदारनाथ जी पर पूरे विश्व की आस्था है। और वह सब लोग केबल कार से जा पाएंगे, लिफ्ट से जा पाएंगे। इसी प्रकार से बाबा बद्री विशाल का परिसर, वहां पर भी एक नया मास्टर प्लान बन रहा है।
अब आप जाएंगे तो आने वाले समय में पूरा आपको व्यवस्थित मिलेगा, व्यवस्थित कहीं पार्किंग मिलेगी, कहीं रास्ता मिलेगा, लाइन में ठीक से जाने के लिए, खड़े होने के लिए स्थान मिलेगा। अगर बच्चे कुछ देखना चाहेंगे तो बच्चों के लिए भी बनेगा। यह है डबल इंजन। और इतना ही नहीं, जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां लिफ्ट लगाई जा रही है, वहां बद्री विशाल में मास्टर प्लान लगाया जा रहा है। और वहीं हेमकुंड साहब में, जो हमारे सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थलों में से एक स्थल है, वहां हेमकुंड साहब जाने के लिए, जहां 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पैदल पूरी होती थी, और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे उनके लिए तो बहुत ही कठिन यात्रा थी। वह कठिन यात्रा भी अब कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां भी लिफ्ट की परियोजना का शिलान्यास कर दिया है, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब। तो मेरे से लोग पूछ रहे थे कि डबल इंजन क्या होता है। भाइयों बहनों, डबल इंजन ये होता है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार से मोदी जी जो यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम करना चाहते हैं, यहाँ के रिक्शे वालों के लिए काम करना चाहते हैं, टेम्पो वालों के लिए काम करना चाहते हैं, टैक्सी वालों के लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, वो काम बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो वहां से पैसा भेजे तो सीधे उनके पास पहुंचना चाहिए। वो पैसा तभी पहुंचेगा, वो पैसा तभी पहुंचेगा। अभी जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि आयुष्मान योजना यहां लागू नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हो रही है। आज उत्तराखंड के अंदर 6 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से अपना इलाज करवाया है। 6 लाख लोगों ने, जिसमें 5 लाख रुपए की प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटी है। ये योजना वहां ठीक से काम कर रही है। हर किसी बहन को गैस का सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। हर किसी को शौचालय देने का काम किया तो उन्होंने किया है। अभी अभी कोरोना महामारी गई है हमारे बीच में से। जब कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के समय में पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत के अंदर ये कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा, कैसे व्यवस्थित होगा कोरोना। क्योंकि हमारे यहां तो कोई छोटा सा त्योहार होता है, कोई नामकरण होता है, कोई जन्मदिन होता है, कोई मंगनी होती है, कोई व्यवहारिक कार्यक्रम होता है, तो छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी 100-200 लोग जुटना सामान्य सी बात है। ऐसे समय में कोरोना भारत में फैलेगा तो ये व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। पूरा भारत पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की शंका जाहिर करी। भाइयों बहनों, ऐसे कठिन समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया वो तो किया ही किया, एक घर के माता पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह पूरे देशवासियों की चिंता का काम उन्होंने किया। और हम सब सोच रहे थे, लोग सोच रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन कैसे आएगी, कैसे आएगी, क्योंकि हमने पोलियो भी देखा। एक समय देश में जो सरकार होती थी उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पोलियो का, आप तो नहीं रहे होंगे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं, पोलियो के समय में 1.5 दशक लग गया, यानी 15 साल लग गए और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। लोगों ने सोचा अरे ये वैक्सीन कोरोना की अगर 15 साल में आएगी तो क्या हाल हो जाएगा भारत का। अगर 15 साल में वैक्सीन आती तो भाइयों बहनों, क्या हम लोग ये रेखा बहन के लिए यहाँ पर आप सबके बीच में सभा कर रहे होते, या हमारे गुलाब भाई के लिए यहाँ सभा कर रहे होते? बताइए, आप लोग आए होते यहाँ पर? कोई अरे हाथ उठा के बताइए ना, आधे नहीं आए होते, कोई नहीं आता। भाइयों बहनों, ऐसे कठिन समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया, वहीं देश के वैज्ञानिकों के साथ नेतृत्व करते हुए 1 साल के अंदर ही एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम भारत की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, कुछ लोग आज
फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखा करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कठिन समय देश के अंदर आया तो एक वैक्सीन बिना किसी पैसे की लगाई गई, सबको निःशुल्क लगी है ना। यहां जितने लोग बैठे हैं सबको वैक्सीन लगी है क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसको वैक्सीन नहीं लगी? एक वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई, दूसरी वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई। आधा घंटा मैक्सिमम। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जहां वैक्सीन निःशुल्क लगाने का काम हुआ वहीं ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी भाई बहन थे जिनकी छोटी दुकान थी, मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, कहीं मजदूरी करते थे, मनरेगा में काम करते थे, उनका काम बंद हो गया तो उनके घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, ये मोदी जी ने तय किया और सभी के लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था प्रत्येक यूनिट से किया। और भाइयों बहनों, वो योजना आज तक भी चल रही है, आज तक भी चल रही है, पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रही है। मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं। उत्तराखंड के अंदर 60 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से हर दुख सुख के समय में, हर दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं। आज हर घर में नल से जल पहुंचे, जल जीवन मिशन देश के अंदर चलाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों यही दिल्ली के अंदर एनसीडी में 3024 मकानों की चाबियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और हमारी पार्टी ने यह भी तय किया है कि हर किसी को मकान देने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ कभी अन्ना हजारे जी को धोखा देने का काम, कभी दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम। जो शिक्षा मंत्री हैं वो शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं, वह लोगों को शराब बांटने का काम कर रहे हैं। उनको शराब मंत्री बनकर जो है जगह जगह छोटे 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 खुलवाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये समय हमारा बड़ा महत्वपूर्ण समय। ऐसे समय में हम सब लोगों ने तय करना है। पिछले 8 सालों में भारत का दुनिया के अंदर मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। आज भारत दुनिया के देशों के सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। 2014 से पहले का भारत एक दब्बू भारत, एक पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी न कर सकने वाला भारत। और आज जो मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां उस देश से बाहर आने के लिए कंधे में भारत का झंडा लेकर चल रहे थे और सुरक्षित बाहर आ रहे थे, वहीं ऐसे देश भी हैं जो हमको रात दिन पूछते रहते हैं, पानी पी पी कर हमारे बारे में गलत सोचते रहते हैं। ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए अपने कंधे में भारत का तिरंगा लेना पड़ रहा था। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं कि हमारी रेखा बहन जो बहुत ही सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, और यह भारतीय जनता पार्टी ही है जहां यह देखकर प्रत्याशी तय नहीं किया जाता है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। सामर्थ्य यह देखी जाती है कि काम करने का संकल्प कितना है, काम करने की इच्छा कितनी है, लगन कितनी है, लोग उनकी सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकती है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, अभी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंतिम गांव में आए थे। देश का अंतिम गांव कहा जाता था माणा गांव, जहां से चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने जब अपनी बात रखी, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये भारत का पहला गांव है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नहीं,
अब सीमांत के हमारे जितने भी गांव हैं, जो भी सीमा पर लगे हुए गांव हैं, वो सारे के सारे गांव अब अंतिम गांव नहीं बल्कि अब पहले गांव कहे जाएंगे। उसी प्रकार से हमारी बहन रेखा जो एक ऐसे वर्ग से आती है, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जहां से भारत शुरू होता है, यानी कि अंतिम व्यक्ति पर खड़े हुए व्यक्तियों का, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करने आया और मैं आश्वस्त हूं यहाँ पर आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबका जोश देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे दोनों ही वार्डों में यहां पर कमल खिलने वाला है। और जिस दिन 4 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को मतदान होना, प्रातःकाल आप लोग उठ जाइए और उठते ही कमल के फूल वाला बटन दबाना शुरू कर दीजिए। दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए और तब तक दबाते रहिए जब तक शाम हो जाएगी। एक से सबसे दबाइए, दबाते दबाते वो बटन ही अंदर चला जाए। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा 7 तारीख को, मैं 7 दिसंबर को मैं भी टेलीविजन पर देख रहा हूंगा, सब लोग देख रहे होंगे। कहीं रिजल्ट अगर 11 बजे आना है, 12 बजे आना है, कितने बजे तक रिजल्ट पूरा होगा? आप लोग 10 बजे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देना एक तरफा। और मैं वहां से ही आप सब लोगों को बधाई दूं और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और भारी बहुमत से एक तरफा हमारे बहन रेखा रावत जी को और भाई गुलाब सिंह जी को, दोनों ही लोगों को अपना आशीर्वाद देंगे, अपना मत देंगे, समर्थन देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में मीनाक्षी जी और मोहित जी आम आदमी पार्टी को छोड़कर